हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश की अगर हम बात करें तो इसकी नींव कौन डालता है? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन जो है वो सबसे प्रतापी राजा है पुष्यभूति वंश के। और इसकी स्थापना हुई कहाँ थी, जगह कौन सी थी, ये इंपॉर्टेंट है। अंबाला जिला हरियाणा के पास जो है वहां पर अंबाला जिला के पास ही एक जगह है, नाम है थानेश्वर, और थानेश्वर में ही इस वंश की नींव पड़ी थी। इनके फैमिली के बारे में पहले जान लेते हैं, फैमिली बहुत जरूरी है जानना। ठीक है, देखिए इनकी पत्नी का नाम था यशोमती। और इनके दो पुत्र थे और एक पुत्री थी। दो पुत्र कौन थे? राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। और पुत्री कौन थी? राजश्री। ये वही राजश्री हैं जो कन्नौज के मौखरी वंश के जो राजा थे ग्रहवर्मा, उनसे इनका विवाह हुआ था। और वो जब मारे जाते हैं ना तो मतलब उनकी हत्या कर दी जाती है। उनकी हत्या का बदला कौन लेता है? राजवर्धन। और फिर राजवर्धन को भी मार दिया जाता है। और उसके बाद आते हैं हर्षवर्धन, जो कि सबसे शक्तिशाली राजा। और जो पुष्यभूति वंश है इसमें सबसे शक्तिशाली राजा कौन होंगे? हर्षवर्धन। सबसे प्रतापी राजा कौन होंगे? हर्षवर्धन के पिताश्री, नाम है उनका प्रभाकर वर्धन। तो हमें इस तरीके से बहुत ही बेसिक से जानना चाहिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके हम आगे भी पढ़ लेंगे अभी, है ना। तो हमने इनकी फैमिली को जाना, हमने देखा कि इस नींव की स्थापना कहाँ पे हुई थी, किसने की थी, और कितने भाई बहन थे। इनके पिताश्री और माताश्री का नाम क्या था? हर्षवर्धन के, है ना। ये सारी चीजें हमने समझ ली। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ओके, पुष्यभूति वंश जो अभी हमने बोला वही लिखा हुआ है। स्थापना प्रभाकर वर्धन, जो कि सबसे प्रतापी राजा हैं। स्थान है इनका हरियाणा के अंबाला जिले के थानेश्वर में। उपाधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उपाधि इनकी याद रखिएगा, परम भट्टारक और महाराजा धीराज। परम भट्टारक और महाराजा धीराज उपाधि है इनकी। ओके, अब आइए, सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? हर्षवर्धन। 606 ईस्वी में राज सिंहासन पर ये बैठते हैं। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात राज्यवर्धन एक्सक्यूज मी राज्यवर्धन जो है इनके बड़े भाई हैं, और उनकी जब हत्या हो जाती है तो उसके बाद सिंहासन पर कौन बैठेगा? हर्षवर्धना। ठीक है, और ये इनकी फैमिली का पूरा मैंने एक देखिए, प्रभाकर वर्धन, उनकी पत्नी का नाम है यशोमती, पुत्र इनके हैं राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और पुत्री है राजश्री। विवाह हुआ है इनका मौखरी वंश के ग्रहवर्मा से। ओके, मौखरी वंश, कन्नौज। कन्नौज में ही 5वीं बौद्ध सम्मिट होती है हर्षवर्धन के काल में। और कन्नौज को इत्र नगरी बोला जाता है, काव्य कुंज बोला जाता है, और महोदय नगर बोला जाता है। ओके, हर्ष ने शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया। तो हर्ष ने किसको? शशांक को पराजित किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। ये कन्नौज को लेकर बड़ी लड़ाइयां हुई हैं। कन्नौज त्रिपक्षीय युद्ध है ना, इसी को लेकर था। हर्ष की प्रथम राजधानी थानेश्वर थी, और बाद में ये कन्नौज उसको स्थानांतरित यानी ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें तो इनकी उपाधि, हर्ष की उपाधि है परम भट्टारक, मगध नरेश। इन्हें शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, शिलादित्य बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है और आगे भी पूरी संभावना है। शिलादित्य की उपाधि आपको याद रखनी है। और इनके पीरियड में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। जैसे गुप्ता पीरियड में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान आया था ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे कौन आया था? ह्वेनसांग आया था, और इसने लिखी थी पुस्तक, इसकी है सीयू की। कौन सी पुस्तक है? सीयू की। ठीक है, तो ह्वेनसांग 630 से 640 हर्ष काल में भारत आया। मालवा के शासक देवगुप्त ने, अब यहाँ पे सुनिए, अभी मैंने बोला था कि जो ग्रहवर्मा था, ग्रहवर्मा मौखरी वंश का था, और हर्षवर्धन की बहन जो थी, नाम था उनका राजश्री, उनकी शादी उसी ग्रहवर्मा से हुई थी, है ना। तो रिश्तेदारी थी इन लोग की मौखरियों से। तो याद रखिए, मालवा का जो शासक था देवगुप्त ना, उसने क्या किया? मौखरी वंश का जो ग्रहवर्मा था, जो राजश्री का हस्बैंड था, पति था, उसकी कर दी हत्या।
और राजश्री को वो बंदी बना लिया, किडनैप कर लिया। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आई। तो मालवा के शासक देवगुप्त ने गृहवर्मा को मार डाला और उसकी जो पत्नी थी, जो हर्षवर्धन की बहन है, राजवर्धन की बहन है, प्रभाकर वर्धन की पुत्री है, उसको उसने क्या किया, अगवा कर लिया। ठीक है, इसको एक बार देख ले, फिर आगे चलते हैं। हर्षवर्धन की कृति देखिए, मतलब जो लिखी है, नागानंदा, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। नागानंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक है, दरबारी विद्वान का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मयूर हरिदत्त जयसेन। मयूर हरिदत्त एंड जयसेन। जब भी पूछा गया है, बाण भट्ट के बारे में पूछा गया है, लेकिन ये भी तो याद रखिए ना, हर्ष चरित्र में, अब याद रखिएगा, जो हर्ष चरित्र है ये किसने लिखी है, बाण भट्ट ने लिखी है। कादंबरी और हर्ष चरित्र किसने लिखी है, बाण भट्ट ने लिखी है। और रत्नावली, नागानंदा और प्रियदर्शिका किसने लिखी है, हर्ष ने लिखी है। कहा जाता है कि ये भी इन्होंने दरबारियों ने लिखा होगा, मतलब जो दरबारी विद्वान थे और हर्ष ने उन्हें पैसे दिए होंगे, ऐसा भी कई जगह वर्णन है, पता नहीं। ओके, तो ये जो हर्ष चरित है, जो किसकी कृति है, बाण भट्ट की। इसमें सिंचाई के साथ कुलायंत्र यानी जल पंप का भी उल्लेख मिलता है। तो ये थोड़ा सा बताना था, जरूरी है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। आगे बढ़ जाएं। अब देखिए, राजश्री को अगवा कर लिया गया है। आगे की कहानी देखिए। अब राजश्री को अगवा कर लिया गया है, ठीक है, और कौन मारा गया है, राजश्री का हस्बैंड गृहवर्मा की हत्या हो चुकी है। किसने की है, देवगुप्त ने की है। ये बात पता चलती है राजवर्धन को। राजवर्धन जो राजश्री है उनका भाई है और प्रभाकर वर्धन के बड़े सुपुत्र जी हैं। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, उसने बदला ले लिया अपने बहनोई की हत्या का। देवगुप्त का एक मित्र होता है, नाम होता है उसका शशांक। गौड़ नरेश शशांक का नाम सुना है ना। शशांक को एक बात पता चली, शशांक सीधा जाता है धोखे से देवगुप्त को, राजवर्धन को मार डालता है। ठीक है, तो इनकी कहानी यहाँ तक थी। राजवर्धन अब मर चुके हैं। अब कुर्सी पर कौन बैठेगा, हर्षवर्धन। ठीक है, अब ये बैठेंगे कुर्सी पर। अब देखिए, हर्ष का राज्य शुरू हो गया। हर्ष का राज्य, गुप्तों ने ईसा की 6ठी सदी के मध्य तक लगभग 160 वर्षों तक राज किया। गुप्तों के पतन के बाद हूणों ने 500 ईस्वी से कश्मीर, पंजाब और पश्चिमी भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। ठीक है, कश्मीर, पंजाब और पश्चिमी भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। उत्तर और पश्चिमी भारत लगभग आधे दर्जन सीमांत राजाओं के हाथों में चला गया। आधे दर्जन जो सीमांत राजा थे उनके हाथों में आपका उत्तर पश्चिम भारत चला गया। इनमें से एक ने, जो हरियाणा स्थित थानेश्वर का हर्षवर्धन था, धीरे धीरे अपनी प्रभुता अन्य सभी सामंत, ये जो आपने अभी बात किया ना, आधे दर्जन सामंतों के हाथ में, धीरे धीरे करके इसने क्या किया, उन सामंतों पर भी कब्जा कर लिया। ठीक है, उन सभी पर, और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। पहले राजधानी कहाँ पे थी, थानेश्वर में थी। अब इन्होंने क्या किया, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया तथा चारों ओर अपना प्रभुत्व फैलाया। ओके, उसकी वास्तविक शक्ति स्कंधावरों अर्थात फौजी पड़ाव में चली गई। अब इसकी आदि शक्ति कहाँ चली गई, फौजी पड़ाव में। और बड़े भूभाग पर प्रभुत्व रखने वाले सैनिक महत्व के स्थान प्रमुख हो गए। ठीक है, जैसे ही व्यापार में, अब आगे देखिए, आगे का क्या है लाइन की, जो ही व्यापार में गिरावट आई तो अधिकारियों व सैनिकों को, अब व्यापार गिरावट आ गया, व्यापार हो नहीं रहा है, तो जो व्यापारी और सैनिक, मतलब जो सैनिक हैं, ठीक है, और जो अधिकारी हैं, उन सबको भाई सैलरी भी तो जाती है ना, तो उनको सैलरी देने के लिए क्या करेगा लोग, तो इन्होंने क्या किया कि नगद वेतन के बदले में अब भूमि अनुदान, मतलब भूमि देना शुरू कर दिया। ठीक है, आगे देखिए, बाण भट्ट जो कि दरबारी कवि हैं, हर्ष के दरबारी कवि हैं। अभी मैंने पहले भी बता दिया, इन्होंने क्या लिखी, हर्ष चरित और कादंबरी की रचना की है, ये याद रखिएगा। चीनी यात्री हुएन सांग हर्ष के शासन काल में ही भारत आया, जो 15 सालों तक भारत में रहा और
इसने लिखी है सीयू की, है ना। अच्छा, जो गुप्ता पीरियड में आया था फाहियान, उसने क्या लिखी है? कायोफू, है ना, कायोफू, ठीक है। सीयू की लिखी। और हर्षकालीन भारत की जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, है ना, धार्मिक अवस्था थी, उसके बारे में भी मतलब एक सोर्स है उस समय के समाज को जानने का, हर्षकालीन, ठीक है। तो उस समय सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, सांस्कृतिक अवस्था क्या थी, तो वो सारी उन अवस्थाओं को जानने का एक सोर्स है सीयू की। इसमें जो ह्वेनसांग ने लिखा है, इसमें वर्णन है कि हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। अब हर्ष को बोला गया है और कई जगह मिलेगा आपको पृथ्वीराज, है ना। तो देखिए हिस्ट्री में कंफ्यूजन बनी रहती है, एक तो ये और ऊपर से डेट वगैरह की। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था, ना ही संपूर्ण देश का शासक था, है ना, ये भी सत्य है। हर्ष का राज्य देखिए कहां से कहां तक था। हर्ष का राज्य कश्मीर को छोड़कर पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार तक था। कश्मीर को छोड़कर पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और बिहार तक था। पूर्वी भारत में उसे गौड़ के शैव राजा शशांक से मुकाबला करना पड़ा। शशांक जो है, गौड़ राजा जो शशांक है, इससे इनको मुठभेड़ करनी पड़ी, इससे इनका मुकाबला हुआ। और इसने, शशांक ने क्या किया था, बोधि वृक्ष जो है ना, जो भगवान बुद्ध है उनको उसी के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो प्रज्ञावान हुए थे, तो बोधि वृक्ष को काट डाला और 619 ईस्वी में शशांक की भी मृत्यु हो गई। अब उससे मुकाबला करना पड़ रहा था, और जब इसकी मृत्यु हो गई तो जो शत्रुता थी वो भी खत्म हो गई, है ना। तो 619 में शशांक की मृत्यु के बाद यह शत्रुता समाप्त हो गई। अच्छा, ये जो शशांक था ना, ये शैव राजा था, मतलब शैव धर्म का अनुयायी था, ठीक है, ये याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। दक्षिण की और हर्ष के अभियान को नर्मदा के किनारे, दक्षिण की और हर्ष के अभियान को नर्मदा के किनारे चालुक्य वंश के, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राजा है पुलकेशिन, इनके साथ भी इनका मुकाबला होता है। तो दक्षिण की और हर्ष के अभियान को नर्मदा के किनारे चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन ने रोका, और पुलकेशिन आधुनिक कर्नाटक और महाराष्ट्र के बड़े भूभाग पर राज करता था। तो पुलकेशिन का राज कहाँ था? आधुनिक कर्नाटका और महाराष्ट्र का एक बड़ा भूभाग इनके अंडर में आता था, ठीक है। तो ये बहुत याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, उसकी राजधानी जो थी, तो कर्नाटक के जो बीजापुर जिले में है ना, बादामी, कहते हैं ना चालुक्य, बादामी के चालुक्य, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो बादामी में थी। प्रशासन की अगर हम बात करें तो हर्ष का प्रशासन सामंतिक, विकेंद्रित था, चारों ओर फैला हुआ था। इसके काल में पुरोहितों को भूमि दान देने की प्रथा जारी रही। इसका मतलब ये पहले से चल रही थी, ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ये अभी स्टार्ट हुई और या फिर अभी खत्म हुई, ठीक है। जो प्रथाएं पहले से थी भूमि अनुदान वाली, वो इसके काल में भी उसी तरीके से जारी रही, ठीक है। हर्ष ने अधिकारियों को शासन पत्र के द्वारा जमीन देने की प्रथा चलाई, और ह्वेनसांग के अनुसार राज्य की आय 4 भागों में बांटी गई, ठीक है। तो हर्ष ने अधिकारियों को शासन पत्र के द्वारा जमीन देने की प्रथा चलाई, पहली बात। और ह्वेनसांग कहते हैं कि राज्य की जो आय थी ना, इनकम थी, वो 4 भागों में बटी हुई थी। पहला भाग जो था वो राजा के खर्च के लिए होता था, ठीक है। दूसरा भाग था विद्वानों के खर्च के लिए, ठीक है। तीसरा भाग था पदाधिकारियों के खर्च के लिए, और चौथा भाग जो था वो धार्मिक कार्यों के लिए भी खर्च होता था। तो ये 4 आपको याद रखना है। अधिकारियों को वेतन और पुरस्कार के रूप में भूमि देने की जो सामंती प्रथा है, वो हर्ष ने ही शुरू की, पहली बात, हर्ष ने ही शुरू की। हर्ष के साम्राज्य में विधि व्यवस्था अच्छी नहीं थी, ये याद रखिएगा,
कि हर्ष के साम्राज्य में जो विधि व्यवस्था थी वो अच्छी नहीं थी। ह्वेनसांग के वितरण की अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, चीन से 629 में चला, सारे रास्ते घूमते घूमते ये वहां से पहुंचते हैं भारत, और 645 ईस्वी में चीन लौट जाते हैं ये, ठीक है। नालंदा बौद्ध विहार में रहने के लिए आते हैं और ग्रंथों को ले जाने के लिए, तो उसमें पढ़ने के लिए और बौद्ध ग्रंथों को ले जाने के लिए आए थे। नालंदा बौद्ध विहार किसने इसकी स्थापना की थी? कुमार गुप्त ने की थी, याद रखिएगा, ठीक है, गुप्ता पीरियड के। हर्ष के दरबार में कई वर्षों तक रहा ये, और ह्वेनसांग इनके साथ रहते थे, चूंकि उन्हीं के दरबार में थे, तो उनके साथ रह रह के वो भी पहले शैव धर्मानुयायी थे, अब वो बौद्ध धर्मानुयायी हो गए, ठीक है। तो ह्वेनसांग के प्रभाव में बौद्ध धर्म का महासमर्थक हो गए कौन? हर्ष, ठीक है। आगे देखिए, चीनी विवरण से प्रकट होता है कि उस समय पाटलिपुत्र और वैशाली अपने पतन की ओर या पतन की अवस्था में थे। तो चीनी विवरण है वो एक सोर्स है ये जानने का कि हर्ष के काल में पाटलिपुत्र और वैशाली की क्या कंडीशन थी, तो ये अपने पतन की अवस्था में थे, ठीक है, खत्म होने के कगार पे थे। इसके विपरीत अगर बात करें तो दोआब में प्रयाग और कन्नौज की अगर बात करें तो प्रयाग और कन्नौज महत्वपूर्ण होते चले जा रहे थे, ठीक है। और ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग सादा जीवन व्यतीत करते थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय का जीवन कैसा था? बिल्कुल सादा था। और सामंत और पुरोहित जो थे वो विलासमयी जीवन बिताते थे, खूब ऐशो आराम से रहते थे ये लोग। कौन कौन? सामंत और पुरोहित, ठीक है। ह्वेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा है। ह्वेनसांग ने बोला है कि जो शूद्र थे उस वक्त ये लोग कृषि का काम करते होंगे, तो इनको कृषक कहा इसने। ह्वेनसांग ने महतर एवं चांडाल इनके बारे में भी चर्चा की है। चांडाल का वर्णन किया। चांडाल कौन होते थे? ये गांव से बाहर रहते थे और ये करते थे मांस का काम करते थे, ठीक है। कभी गांव में आते थे, मतलब ये अछूत माने जाते थे, तो अछूतों पर भी नजर डाली है जो गांव से बाहर रहते थे। बौद्ध धर्म और नालंदा की अगर बात करें तो ह्वेनसांग के समय बौद्ध लोग 18 संप्रदायों में बटे हुए थे, पहली बात, जिनमें सबसे ज्यादा जो विख्यात है, सबसे ज्यादा तो वो है वो केंद्र था नालंदा महाविहार। और नालंदा महाविहार में कहा जाता है ह्वेनसांग के अनुसार कि 10,000 छात्र थे, और ये सभी महायान संप्रदाय का दर्शन पढ़ाया जाता था इन सभी को। देखिए, हीनयान और महायान की अगर बात करें तो इसमें डिवाइड हुआ था। 4th बौद्ध समिट हुई थी, कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी, और कनिष्का थे उस समय, है ना। और 5वीं कहाँ हुई थी? महोदय नगर या फिर काव्य कुंज या कन्नौज बोल लीजिए, हर्ष के काल में। पहली कहाँ हुई थी? राजगिरी में हुई थी 483 में, दूसरी 383 में, और तीसरी जो हुई थी 251 में अशोका के पीरियड में, और चौथी हुई थी कनिष्का के पीरियड में, ठीक है, पहली शताब्दी में हुई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो चौथी जो बौद्ध समिट थी कश्मीर के कुंडल वन में, वहीं पर ही हीनयान महायान में बट गया था। महायान संप्रदाय का दर्शन पढ़ाया जाता था। चीनी यात्री इत सिंह 673 में नालंदा आया। चीनी यात्री जो थे, नाम था उनका इत सिंह, 673 ईस्वी में नालंदा आए, और उसके अनुसार कहा जाता है, जो ह्वेनसांग ने बोला 10,000 छात्र हैं, तो इन्होंने बताया कि नहीं, 10,000 मतलब 3,000 के बारे में इन्होंने बताया, 3,000 भिक्षु यहाँ पे रहते हैं। ह्वेनसांग के अनुसार कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो खर्चा वगैरह था ना, भरण पोषण था, वो 100 गांवों के राजस्व से जो रेवेन्यू आता था 100 गांव से, उससे होता था। लेकिन जो इत सिंह है वो बोलते हैं कि नहीं, 100 गांव नहीं, 200 गांव के राजस्व से इनका भरण पोषण होता था, ठीक है। हर्ष की धार्मिक नीति सहनशील थी। प्रारंभ में शैव धर्मानुयायी थे, लेकिन ह्वेनसांग के प्रभाव में रहकर ये भी बौद्ध धर्मानुयायी हो गए थे। और बौद्ध में भी ये कौन सी? महायान शाखा, ठीक है, महायान संप्रदाय। हर्ष ने महायान के सिद्धांतों के प्रचार के लिए कन्नौज में एक सम्मेलन आयोजित किया, और सम्मेलन में न केवल चीनी यात्री बल्कि कहा जाता है कि कामरूप के राजा भास्कर वर्मन और 20 देशों के राजा और कई संप्रदायों के पुरोहितों को भी शामिल किया इन्होंने,
ठीक है। सम्मेलन में शास्त्रार्थ किसने किया? हुएनसांग ने किया। और अचानक कहा जाता है कि सम्मेलन जब चल रहा था तो एक मीनार थी, उसमें आग लग जाती है और हर्ष पे भी हमला होता है। और ऐसे में क्या होता है, जब आग लगती है और घातक हमला होता है ना, तो हर्ष जो है क्या करते हैं, 500 ब्राह्मणों को मतलब गिरफ्तार करवाते हैं। उनमें कुछ को तो फांसी दे दी जाती है ना, और कुछ को मतलब मृत्युदंड दिया जाता है, कुछ को निर्वासित कर दिया जाता है। अब मृत्युदंड फांसी दे के या फिर गोली मार दे, यही सब है ना। ओके, इससे पता चलता है कि धर्म के मामले में ये उतने ज्यादा मतलब सहिष्णु नहीं थे, सहनशील नहीं थे, जितना इनको बताया गया है। ठीक है। फिर उसके बाद प्रयाग में भी महासम्मेलन का आयोजन करवाते हैं और यहाँ पे इन्होंने, कहा जाता है, वस्त्रों को छोड़ के बाकी सारी चीजें इन्होंने दान में दे दी थी। ठीक है। तो प्रयाग में महासम्मेलन करवाया। इस अवसर पर बुद्ध की प्रतिमा का पूजन हुआ और हुएनसांग ने प्रवचन किया। कहा जाता है ऐसा कि संभव था बुद्ध की ही मूर्ति थी जो पहली बार पूजी गई थी। ठीक है। हर्ष ने वस्त्रों को छोड़कर सभी वस्तुएं दान में दे दी थी। अच्छा, बुद्ध की प्रतिमा की पूजा हो रही है तो ये हीनयान में आएगा या महायान में? तो मूर्ति पूजा तो हीनयान में है नहीं, महायान। ठीक है। हीनयान तो बहुत ज्यादा रूढ़िवादी। अब देखिए, थोड़ा सा इनके काल में मंत्री परिषद की भी बात कर लेते हैं। अवंती क्या थे? शांति का मंत्री होते थे। सिंहनाथ जो थे वो महासेनापति को बोलते थे। कुंतल जो थे अश्वसेना का, यानी कि जो घुड़सवार वगैरह थे, है ना, तो अश्वसेना का प्रधान होते थे। और स्कंदगुप्त जो थे हस्त सेना, यानी कि जो गज सेना थी, हाथियों की सेना थी, उसका प्रधान होते थे। युद्ध में हाथियों का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? हर्यक वंश के जो संस्थापक थे, नाम था बिंबिसार। ठीक है। ये कुछ चीजें याद रखनी चाहिए, है ना। प्रमुख अधिकारियों की अब बात कर लेते हैं। कुमारामात्य उच्च प्रशासकीय सेवा में नियुक्त, दीर्घध्वज राजकीय संदेश वाहक और सर्वगत गुप्तचर विभाग के सदस्य। ठीक है। अर्थशास्त्र में संस्था और संचार क्या है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच।